2024 की लड़ाई में एक तरफ मोदी 3.0 की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दूसरी तरफ INDIA का मंथन जारी है। किंग मेकर की भूमिका में उभरकर के सामने आए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आज एनडीए की बैठक में शामिल हुए और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन भी सौंपा। और अब खबर यह है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सियासी सुगबुगाहट के बीच कई फॉर्मूले भी चल रहे हैं। पहले खरगे और फिर तेजस्वी इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि दावों की बिसात पर कौन। INDIA के साथ आज महाबहस में यूपी के सियासी रण में राहुल अखिलेश की जोड़ी के कमाल पर भी करेंगे विश्लेषण। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सहयोगियों का साथ फिर बनेगी मोदी सरकार। सरकार तो बनेगी ही। We are in NDA। दावों की बिसात कौन इंडिया के साथ। लोकल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम, तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। नीतीश नायडू के साथ नई मोदी सरकार। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए 8 जून को फिर एक बार मोदी शपथ। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले मनीष सिंह जी, आप ही से सवाल कि अब तो पत्र भी सामने आ गया है, एनडीए सरकार बनाएगी, इसके लिए जो मीटिंग की गई एनडीए के द्वारा सबने समर्थन दे दिया है, वो पत्र भी रिलीज कर दिया गया है, सब जगह सोशल मीडिया पर है भी, आपने देखा होगा। तो एक जो सुगबुगाहट उठी कि सरकार कौन बनाएगा, पीएम कौन बनाएगा, INDIA की भी कवायद है, आप लोगों की भी बैठकें चल रही हैं, तो क्या अब इस बात पर विराम लग गया, या अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार मोदी 3.0। आस्था जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत साधुवाद और मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारी पार्टी और हमारी गठबंधन के नेताओं का आप लोगों ने बहुत सम्मान और बहुत ही ख्याल रखा। आस्था जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रही हैं कि विराम लग गया, अभी तो ये राजनीति की शुरुआत है। जो शुरुआत हम लोगों ने 2022 के चुनाव हारने के बाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार जनता के बीच में रह करके उनके मुद्दों को उठाया, उनके लिए संघर्ष किया। हमारी पार्टी के 28,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। अनवरत हम लोगों ने संघर्ष किया। उस समय 36% हमें वोट दिया उत्तर प्रदेश की जनमानस ने। उस भरोसे पर हम लोगों को खरा उतरना था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है। उसका प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 37 MP हमारे जीत करके आए, गठबंधन के 43 सांसद हमारे जीत करके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मुगालते में रहते थे, दम्भ में रहते थे, अहंकार में रहते थे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, सिद्धांतों का, दम्भकारी जो सामंती सत्ता है उसकी हार है। और मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, लल्लू सिंह जी लड़ तो रहे थे फैजाबाद से, किस दुर्दशा से उनकी वो चुनाव हारे हैं। अयोध्या जैसी सीट से जो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक रूप से उसको अपना गढ़ बना चुकी थी, धार्मिक मुद्दों को उठा करके आप राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को नहीं दबा सकते हैं। कब तक धर्म की आड़ में आप छुप करके राजनीति करते रहेंगे? जब जनता अपने मुद्दों पर बात करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह दुर्दशा होगी। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश में जो उलटफेर हुआ उसको लेकर आप लोगों के अंदर भी समीक्षा का दौर जारी है, लेकिन इस बीच
तस्वीर लगभग स्पष्ट होती दिख रही है कि एनडीए ही सरकार बना रही है, लेकिन आईएनडीआईए का कोई भी नेता आप देख रहे हैं रिएक्शन के दौरान, चर्चा के दौरान या फिर मीडिया बाइट्स के दौरान अभी भी उसी कवायद की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है कि कुछ तो पक रहा है वहां पर भी। देखिए आस्था जी, एनडीए को 293 वोट्स का पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है, देश की जनता ने दिया है। और आज एनडीए की बैठक भी हो चुकी है, सबने समर्थन पत्र अपना दे दिया है और अभी सब राष्ट्रपति जी को देने गए हैं। जानकारी यही मिल रही है कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी को सरकार के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मित्र बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि 37 सीट वो ले आए हैं। अरे भाई 37 सीट ले आए तो आप क्या भारत की सरकार बना लेंगे? भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर के केंद्र में बैठी हुई है। आपकी जो सबसे बड़ा दल, सहयोगी दल आपका है कांग्रेस, वो भी 99 अंक तक ही सीमित है, तीन दशक उस पर 3 डिजिट पे नहीं पहुंचा है। 11 स्टेट के अंदर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 2 स्टेट में कांग्रेस से खाली एक ही एमपी जीते हैं। तो और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, अजीबोगरीब बात है। यानी कि जो जनता का स्पष्ट मैंडेट है एनडीए को, उसको आप झुटलाना चाहते हैं, उसको येन केन प्रकरण आप हड़पना चाहते हैं। ये किस तरह की बात हो गई? चुनाव में लड़ लिया, आपने आरोप लगा लिए, आपने मिथ्या चीजें कह ली, आपने जो है कई सारे आरोप लगा लिए जिनका कोई आधार नहीं था, उसके आधार पर आपको सीटें मिल गई। लेकिन सरकार बनाने के लिए जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया है, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में जाने जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा ग्रेस मार्क से पास होते एक बार थोड़ा सा ज्यादा नंबर पा गया तो वो छलने लगा, और जो एक बच्चा 100 में 100 लाता था वो 90 नंबर ले आया तो वो फेल हो गया। ये किस तरह का जो है एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है, यह ठीक नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देश का लोकतंत्र गरीब का बेटे नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है और वो चाहता है देश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बने बात का रहे। जवाब प्रियंका गुप्ता जी से लेते हैं। ठीक है आलोक जी, वो लेके जाते रहे। प्रियंका जी देखिए, आंकड़ों की और वास्तविक और वर्तमान सच्चाई तो यही है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने जा रही है। सर्वसम्मति से सहयोगी दलों ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब राष्ट्रपति ने भी सांसदों को बुलाया है। 7 तारीख को सांसद अपना नेता चुनेंगे और 8 तारीख को शपथ ग्रहण की चर्चा है। आस्था जी, मैं यहाँ पर अवस्थी जी को यही कहना चाहूंगी कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और आपको यकीन नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते। और आप वही कंपैरिजन कर लीजिए अमेठी का और रायबरेली का, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 लाख से ऊपर के वोटों से जीते हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने इस बार जो मैंडेट दिया है वो इस बात पर दिया है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा था। आज ये पूरी तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी आधे से कम नंबर पर रह गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मनन चिंतन करने की जरूरत है, ना कि ये जरूरत है कि वो विपक्ष को जो है इस तरह की बात सुनाए। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि इस बार जनता ने अपने मुद्दों पर वोट दिया है। गांव, गरीब, किसान, महिला, वो सब ठीक है प्रियंका जी, लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि आईएनडीआईए गठबंधन भी बैठक कर रहा है अपने घटक दलों के साथ, हमने तस्वीरें देखी। लेकिन ये जो सरकार बनाने की कवायद या सुबुगाहट आपके खेमे से निकल रही है, इसका आधार क्या है? अब कोई कितने भी मार्जिन से जीता हो, कोई कितने भी मार्जिन से हारा हो, किसकी कितनी सीटें आई हो, उस आंकड़े के हिसाब से तो सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक अहंकारी जो प्रधानमंत्री थे वो कह रहे थे कि मैं तो 400 पार, अभी पूछे ना इनसे 400 पार, ये बताएं, बोल के दिखाएं 400 पार, नहीं बोल पाएंगे। तो शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी तो आनी चाहिए कि जिस तरह आप तब भी इस बात का खुलासा नहीं कर रही हैं कि सरकार बनाने की कवायदों की सुबुगाहट जो आपके खेमे से निकली उसका आधार क्या है? सवाल तो पूछ लीजिए आस्था जी से कि कहाँ रह गया वो 400 का आंकड़ा। चलिए, कल इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है प्रियंका जी, लेकिन अब जो चर्चाएं हैं ये इससे आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष को जाहिर सी बात है 2019 से 2024 में जनता ने बहुत ज्यादा सराहना दिया है। उसको आंकड़े के अगर लिहाज से आप देखें तो उसको दुगने से भी ज्यादा पहुंचा दिया है गठबंधन को। लेकिन उसी आंकड़े की तो सच्चाई है कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपकी सारी निगाह टीडीपी और जेडीयू के ऊपर टिकी है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साइन कर दिया है उस प्रस्ताव के ऊपर। थोड़ी देर पहले आप देखेंगे इंटरनेट पे सब जगह अवेलेबल भी है, जहां समर्थन का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति से भी मिलेंगे सभी दलों के प्रमुख, उनको समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं आया है। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, उन्हीं से चर्चा का
एक रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, अभी एक तस्वीर आई थी जहां पर राष्ट्रपति भवन डिनर के लिए रवाना हुए थे, और ये एक परंपरा होती है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को राष्ट्रपति जो है विदाई डिनर देती हैं, और उसके बाद 7 तारीख को बुलाया गया है सभी सांसदों को, एनडीए को, कि वो अपना नेता चुने। तो अब INDIA की बैठक में जाहिर सी बात है कुछ तो पक रहा है, क्योंकि TDP और JDU ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के भी अलायंस पूर्व में रह चुके हैं। एक तरफ प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं, तो क्या INDIA गठबंधन को होपफुल रहना चाहिए कि अब भी कुछ बदल सकता है? आपका आकलन क्या कहता है? विपक्ष के पास आंकड़ा नहीं है, और यह भी जाहिर है कि जिसके पास आंकड़ा है राष्ट्रपति उसी को आमंत्रित करेंगी सरकार बनाने के लिए। आस्था जी, देखिए, वास्तव में पिछले 1 महीने से सिर्फ नैरेटिव पक रहा है। जैसे एक नैरेटिव बनाया गया था कि हमारा संविधान खतरे में है। अभी संविधान देखिए कैसा खतरे में है कि लद्दाख से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आता है, बड़ी बड़ी पार्टियां छूट जाती है इस मुकाबले में। अयोध्या से, फैजाबाद से भाजपा हार जाती है। तो ये संविधान की देखिए जो जिसे कहा था रिस्क के अंदर है कि EVM से हैक्ड हो सकती है, या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने आरोप लगाया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धमकाया जा रहा है। ये सब जो झूठा नैरेटिव फैलाया गया था, लेकिन उसने अपना काम किया है। उसने काम किया कि जनता उस बात को, बहुत से लोग कन्विंस हुए हैं, जो आज ये हमने देखा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि देखिए EVM का रोना रहा था। अब मुझे नहीं लगता किसी चुनाव में ये बात कभी कहीं जाने लायक बची है इस चीज में। और जो INDA गठबंधन कर रहा है ना, वो सिर्फ जनता को कन्विंस करने के लिए बता रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। के पास नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ एक बैठक जो होता है ये आई वॉश है पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं, देखिए, अगर वो सरकार जोर शोर करके बनाएंगे तो वहां पर बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। कोई भी किसी को अपना नेता नहीं मानेगा अपना। प्रधानमंत्री के दर्जनों चेहरे बैठे हैं वहां पर, तो सरकार बनाने का अगर कभी करेंगे भी नहीं। और इसलिए मैं न्यूज में भी देख रहा था कि 2 बड़े घटक दल तो मना कर रहे हैं कि नहीं बनाना, 2 छोटे दल कह रहे हैं कि बनाना है। क्योंकि इतना तोड़फोड़ वो जनता दल यूनाइटेड वाला काम जब हमने देखा था, जनता दल के टाइम का 90s का दौर देखा था कि उस तरीके की सरकार बन जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा नेता रिस्क लेगा। देखिए, अभी ऑक्सीजन से ICU से छूटकर बाहर आए हैं। अभी ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहेंगे इंडिया ब्लॉक वाले लोग कि दोबारा से वहीं स्थिति में पहुंच जाए, क्योंकि वो मारधाड़। ठीक है, विजय उपाध्याय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपका आकलन क्या कहता है? जनता ने तो जनादेश दिया है, एक को फिर से कहा है कि आप काम कीजिए, आप सरकार बनाइए, दूसरे का आंकड़ा बढ़ा दिया है कि आप जिन मुद्दों की बात कर रहे थे हम आपको और एम्पावर करते हैं, आप उनको मजबूती से हमारे लिए उठाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बड़ा उलटफेर है उस पर अभी भी जितनी चर्चाएं और मंथन हुआ है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये यूपी में हुआ क्या। कोई कहता है आरक्षण का मुद्दा जो है वो नुकसान कर गया, लेकिन आरक्षण में आप जिस बेल्ट की बात करते हैं और जिस समीकरण की बात करते हैं तो फिर सवाल आता है बिहार में उसका असर क्यों नहीं दिखा। कोई कहता है संविधान खतरे की बात फैलाई गई दूर दूर तक, इस पर लोगों ने रिएक्ट किया, तो फिर इसका असर बाकी राज्यों में क्यों नहीं हुआ। बहुत सी बातें हैं कि यूपी में हुआ क्या है। काफी लंबा सवाल आपने पूछा आस्था जी, तो शायद मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा। बिल्कुल, तो बीच में मत काटिएगा। पहली बात तो ये है कि 2 तरीके के अलायंस होते हैं, एक प्री पोल अलायंस होता है, एक पोस्ट पोल अलायंस होता है। दोनों गठबंधन जो NDA और इंडिया अलायंस हैं, ये दोनों गठबंधन प्री पोल अलायंस है। जब प्री पोल अलायंस होते हैं तो उसमें उसके नियम कानून अलग हैं, और जो पोस्ट पोल होते हैं उसमें अलग समस्याएं होती हैं, अलग तरीके से उसको डील किया जाता है। तो जो मैंडेट आया है वो प्री पोल अलायंस, दोनों जो प्री पोल अलायंस है उन्हीं को आया है। इसलिए NDA का क्लेम सरकार बनाने के मामले में बहुत मजबूत है, और चूंकि दोनों मिल के चुनाव लड़े हैं तो एक दूसरे के वोट उनको मिले हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इसको कमजोर कहना मुझे नहीं लगता कहीं से उचित है। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में चाहे जो प्रवक्ता लोग बोले उसका कोई महत्व होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आखिर बीजेपी हारी क्यों। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत कैसे हुई थी पहले वो देखना पड़ेगा। 2014 में बीजेपी तब मजबूत हुई थी जब सपा की बहुमत की सरकार थी और बसपा की बहुमत की सरकार जा चुकी थी। अति पिछड़े अति दलितों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि उन दोनों सरकारों में अति पिछड़े अति दलितों को वो महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। बहुत बड़ी तादाद में लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है। और उस समय मोदी जी का चेहरा था, और मोदी जी पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में देखे गए। यहाँ पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष है, मोदी जी ऊपर थे, अमित शाह यहाँ इंचार्ज बनाए गए, सुनील बंसल यहाँ के संगठन मंत्री थे। एक नई हवा तैयार बनी और बीजेपी को 73 सीटें मिल गई, जबकि उस समय इनको 43.6% वोट ही आए थे और अपोजिशन चूंकि यूनाइट नहीं था, उसके पास 53% वोट था, लेकिन वो यूनाइट न होने की वजह से सीटें नहीं जीत पाया। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती। अब आइए 2019 में, इसमें अपोजिशन यूनाइट हो गया, बीजेपी के पास 2 से 3 दल हो गए और निषाद पार्टी भी आ गई। बीजेपी का वोट बैंक 51% से ऊपर चला गया और लेकिन सीटें इनकी घट गई क्योंकि अपोजिशन भी यूनाइट हो गया और अपोजिशन को 37.5% वोट मिल गए। तो अब जब आप 22 तक आते हैं तो 22 तक तो सब ठीक है, लेकिन 22 के बाद बीजेपी में ओबीसी लीडरशिप मिसिंग है। अति पिछड़े, अति दलित लीडरशिप के नेता को अगर आप ढूंढिए, आस्था जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके डिबेट में कितने अति पिछड़े, अति दलित के नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगी और मैं समझता हूं कि आलोक अवस्थी को भी बताने में बड़ी मुश्किलें होंगी। बीजेपी मुख्यमंत्री सेंट्रिक हो गई और उत्तर प्रदेश में संगठन भाजपा का जो है वो भी एक तरीके से सरकार के पीछे पीछे चलने लगा। और जब सरकार के पीछे पीछे कोई पार्टी और संगठन चलता है तो सरकार के हानि लाभ का असर उस पार्टी में बहुत ज्यादा पड़ता है। 22 के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 लाख से ज्यादा समर्थक खोए हैं। 17 लाख से ज्यादा समर्थक इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं और वो ज्यादातर उसमें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये बताती है। अच्छा, हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि लल्लू सिंह का जो वीडियो है जिसका जिक्र मनीष सिंह ने किया, वो वीडियो इतना वायरल हुआ और गांव-गांव, हर मोबाइल तक, चूंकि स्मार्टफोन सबके पास है, पहुंचा और उसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और उन्होंने इसको गांव-गांव तक, दूर-दूर तक पहुंचा दिया। जी। और इस बीच एक खबर आ रही है, मैं चर्चा में लौटूंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि करहल से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। शिवपाल यादव को अब जिम्मेदारी मिल सकती है, शिवपाल संभाल सकते हैं सदन में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी। अखिलेश यादव जो कि करहल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अब चूंकि कन्नौज से सांसद चुने गए हैं, तो अब ये बड़ी अपडेट है कि करहल से वो इस्तीफा दे सकते हैं, यूपी विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं और शिवपाल यादव को सदन के अंदर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त की। फिर से चर्चा में लौटते हुए आलोक अवस्थी जी, जब जिक्र यहां पर ओबीसी का आया तो जिस पीडीए की बात विपक्ष कर रहा था, बीते 1.5 साल से इस पीडीए को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन वो उससे डिगे नहीं, पीडीए की बात करते रहे। आपने लगातार कहा कि भाई ये तो जातियों में बांटने का प्रयास है, हिंदू बटेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज, ये काउंटर मैसेज क्या बीजेपी नहीं दे पाई कि ये जो आरक्षण वाली बात है, खत्म करने वाली बात, या जो संविधान खत्म करने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे लोकल मुद्दे क्या आप लोग नहीं छू पाए जिससे ओबीसी और SC/ST वर्ग नाराज हुआ? और देखिए, मायावती का तो सारा ही वोट बैंक, जिसका फायदा कभी कहा जाता था कि उनके आने से भाजपा को मिलता है, वो एसपी और कांग्रेस को चला गया। आस्था जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका और इसका अभी विश्लेषण करना उचित इसलिए नहीं क्योंकि सूचनाएं और जानकारी मांगी जा रही हैं हर जिले से, और हम 2-4 दिनों के बाद आपके बीच में आएंगे तो हम चीजें को सही ढंग से रख पाएंगे कि क्या कारण रहे कि जो है वोट कम हुआ। लेकिन ये बात सही है कि फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने का प्रयास किया, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्पष्ट भी किया, लेकिन शायद कहीं पर जो है वो सफल हुए क्योंकि झूठ के कोई पांव तो होते नहीं है, लेकिन वो मौका हमारे हाथ से निकल गया जिससे कि हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमारे नेता जो है उसमें बैठ रहे हैं और निश्चित रूप से हम मीडिया के सामने भी आकर के बात करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए, 1989 से अल्पमत की सरकारें जो हैं इस देश में आती रही हैं, जो कि मनमोहन सिंह जी की सरकार आने तक 2014 तक चली है। कांग्रेस ने 3 बार सत्ता बनाई, 1991 में सरकार बनाई, कांग्रेस के पास मात्र 197 लोकसभा के सदस्य थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, उस समय 145 लोकसभा के सदस्य कांग्रेस के पास थे और 2009 में कांग्रेस के मात्र 206 लोकसभा के सदस्य थे। हम तो 240 लोकसभा के सदस्य लेके बैठे हुए हैं, एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। हम कहीं से पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्री पोल अलायंस लेकर जनता के बीच में गए थे। तो आज जो बहकी बातें कर रहे हैं कि इस सीट पर जो है इतने लाख से जीत गए, तो मैं पूछना चाहता हूं 12 लाख से हमारा एक कैंडिडेट इंदौर से जीता है, तो क्या राहुल गांधी क्या इस मामले में फिर मैं तुलना उनकी इंदौर वाले हमारे पार्टी के सांसद साथ करूं?
तो ये किस तरह की बात चर्चा कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता कर रहे ये हैं? वैसे आज के दिन चर्चा का विषय नहीं है, इस पर चर्चाएं हमने कल की हैं, पार्टी हारी है क्योंकि कल नतीजों का दिन था, इस पर खूब चर्चाएं हुई हैं, कौन कहां से जीता, कितने मार्जिन से जीता। लेकिन आज चर्चा उससे आगे की है, कौन सरकार बना रहा है, कौन सा सहयोगी दल किसके साथ रहेगा, टिकेगा, इसकी संभावनाओं के इर्द गिर्द ये चर्चा है। मनीष सिंह जी। आस्था जी बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है। और आलोक अवस्थी जी जिस तरह की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठा नैरेटिव करके समाजवादी पार्टी ने वोट लिया है। समाजवादी पार्टी कभी झूठी बातें करके जनता के बीच में नहीं जाती है आलोक अवस्थी जी, और राजनीति हम मुद्दों के आधार पर करते हैं। अगर आपने 10 बरस काम किया था तो आपको काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए था। आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया, भारत पाकिस्तान का जिक्र किया, हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, मंदिर मस्जिद का जिक्र किया, कब्रिस्तान का शमशान का जिक्र किया। किसने किया? आपने किया है, और 7 चरण में किया है आपने। हमने तो कभी इन मुद्दों पर नहीं हमने वोट मांगा है। हमने जाति ध्रुवीकरण किसने किया? धार्मिक ध्रुवीकरण करने की किसने कोशिश किया? हमने तो अग्निवीरों की बात किया है, हमने तो छात्रों की बात किया है, हमने तो किसानों को एमएसपी देने की बात किया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि खाद की बोरियां जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 50 किलो की थी वो 40 किलो कर दी गई, हम उनको फिर 50 किलो की करेंगे। हमने मुद्दों पर आधारित राजनीति किया है, हमने झूठा नैरेटिव नहीं करा है। और आलोक अवस्थी जी, हम पक्ष में रहेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, और विपक्ष में रहेंगे तो आपके सामने सीना ठोक करके जनता के मुद्दों पर आपसे सवाल पूछेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि जनता का काम करिए, नहीं तो हम आपके सामने खड़े हैं, जनता के लिए लड़ेंगे आपसे। हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं और जनता के हक और हित की बात करते हैं। और आस्था जी 10 सेकंड में लूंगा, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से एक उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, देश की राजनीति को लेकर के समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने प्रण लिया है, व्रत लिया है। उसी प्रण और व्रत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सामंती नीतियों की मुखालफत करेगा और लड़ता रहेगा और संघर्ष करता रहेगा। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, अब राहुल गांधी तो अमेठी से भी माफ कीजिए, रायबरेली से भी जीत गए और वायनाड से भी जीत गए। अब सबकी निगाह टिकी है कि एक सीट तो छोड़नी होगी, और उसको लेकर आप अगर शो पर कुछ बताना चाहें कि क्या तय किया गया है? क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी एक सीट अगर खाली होगी तो? वैसे तो अमेठी का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि अमेठी बहुत अंतर से हम जीते हैं, और वहां पर जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी, वो लड़ रही थी चुनाव, और बड़े बड़े उनके अहंकार थे, वो सारे जनता ने चूर चूर कर दिए। और इस बार ये हार बीजेपी की नहीं है, ये बीजेपी के अहंकार की हार है, और जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया है। और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी डिसीजन होगा वो न्यूज़ 18 के माध्यम से जरूर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर जो भी संभालेगा वो गांधी परिवार ही कमान संभालेगा। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि झूठा नैरेटिव, अरे झूठा नैरेटिव तो आपने सेट किया, और जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। आपने कहा कि टोटी खोल ले जाएंगे, आपने कहा कि जो है भैंस चुरा ले जाएंगे, आपने कहा कि कमरे आपके ले जाएंगे। तो ये किसका नैरेटिव था? क्या हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था? आपने कहा कि हम आरक्षण आपका छोड़ के एक विशेष जाति को दे देंगे, विशेष धर्म को दे देंगे। तो ये झूठ का नैरेटिव आपने गढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए प्रियंका जी, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो महिलाओं की भीड़ लग रही है। आपने जो उनको वादा किया था कुछ हजार या लाख, कुछ ऐसा आपके मैनिफेस्टो में था, इसमें कितनी सच्चाई है? हमने सुना यूपी कांग्रेस ऑफिस में भी ऐसा हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ। जनता को यकीन था और जनता ने उन मुद्दों पर वोट दिया। ये इस बात का गवाह कि जनता ने अपने मुद्दों पर वोट दिया। जनता ने कहा कि हमें 1 लाख रुपए पे वोट दिया, जनता ने सरकारी नौकरियों पर वोट दिया, और जनता ने वोट दिया कि हम किस तरह से महिलाओं को। अब जनता आपसे पूछेगी, जनता आपसे जवाब मांगेगी आपके नेताओं को। जनता जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी और पीटेगी आपके नेताओं को, झूठ बोल करके जो वोट लेकर के आए हैं। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी तो ना ही बोले इसमें। मनीष जी, बेरोजगारी पर मुंह खोलने से कतराने वाले आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, अरे बेरोजगार, अरे भाई आपकी सरकारें है ना, तेलंगाना में आपकी सरकार, तेलंगाना में एनडीए अलायंस है, आपकी सरकार जो है हिमाचल में है, और आपकी भारतीय सरकार जनता पार्टी कर्नाटक में दे दीजिए वहां पर। इसका हमको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आस्था जी, दे दीजिए अपने राज्यों पर जो आपने वादे किए थे, देखे कितनी आपकी हिम्मत है। सवाल करिए कि क्या गणेश जी को इन्होंने दूध पिलाया था, नहीं पिलाया था? हनुमान जी को रोते हुए इन लोगों ने दिखाया कि नहीं दिखाया हिंदुस्तान में? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी वालों के पाखंड से बचना होगा। ये बहुत बड़े पाखंडी और
देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का इलाज करती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा करती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी घटनाएं नहीं होने देगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ठीक है, चलिए देश की सत्तारूढ़ दल का अर्थव्यवस्था के रूप में ले ये जाएंगे। निर्णय बिल्कुल ये हमारा फिक्स है तय कि जो सख्त फैसले जैसे लिए जा रहे थे आगे भी ऐसे लिए जाएंगे। और विपक्षी गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि हमें जो आंकड़ा मिला है वो मुद्दे उठाने के लिए मिला है, जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। विजय उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार विपक्षी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा, आप यूपी असेंबली चुनाव के बाद से ही आप उठा करके देखिए, भाजपा की तरफ से कहा गया कि इनका गठबंधन बिखर गया, ये गठबंधन टिक नहीं पाएगा। चुनाव से पहले भी हुआ कि फिर गठबंधन बना तो देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं। तो अब गठबंधन बना, उसके ऊपर आंकड़ा भी मिल गया, वोट भी मिल गए, लेकिन यहां से आगे अब इस गठबंधन का क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? राजनीति में कल क्या होगा कोई जानता नहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह के रिश्ते थे वो सारी चीजें लोगों के सामने आई, लेकिन अचानक सारा कुछ भूल के दोनों पार्टियां एक साथ आ गई और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं, बीजेपी को पानी पी पी के गाली देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका अलायंस हो गया। तो राजनीति में सब चीजें संभावनाओं का खेल है। आस्था जी, चुनाव के पहले जितना प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ी है उतना तो पदाधिकारियों ने नहीं छोड़ी। जो प्रवक्ता बोलते थे, पार्टी का पक्ष रखते थे, लड़ते थे, जूझते थे, अचानक वो बदल गए रातों रात। तो राजनीति में किसी का कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 24 की चुनावी लड़ाई में एक तरफ मोदी 3.0 की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के अंदर मंथन भी जारी है। किंगमेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं, सरकार बनाने के लिए समर्थन भी सौंपा है। अब खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के PM पद की शपथ लेंगे।